ससुराल की पंचायत। सदर मोहल्ले में कई परिवार थे, पर चर्चा में बस 4, शर्मा, मेहता, खन्ना और पाठक। सुबह सुबह शर्मा परिवार के घर से। हे भगवान, मेरी तो किस्मत खराब कर दी इस बुढ़ापे में। माँ सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। मैं शुरू हो गई? अरे सोचा था सुंदर लड़की से शादी करा दूंगी तो तू खुश रहेगा। तो मैं तो खुश हूं ना, तुम दुखड़ा क्यों रो रही हो? अब ये भी मैं बताऊं तुझे? आंखें नहीं है क्या? अरे पहेलियां ना बनाओ, साफ साफ बताओ। अरे मैं आज तक घूंघट से बाहर नहीं आई, पर ये मेरी बहू राम 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 मेरी नाक कटवा कर मानेगी। अरे मम्मी जी, घूंघट हटाने से नाक नहीं कटती, दुनिया की सच्चाई दिखती है। ला करवा लो बात। पुराने लोगों के रीति रिवाज, कायदे कानून सब बेकार हैं इनके आगे। बिल्कुल बेकार है। जब घूंघट करके कुछ दिखेगा ही नहीं तो क्या करूंगी? तो मैं इतने सालों से कैसे काम कर रही हूँ? मैं क्या अंधी हूँ? भगवान ने 2 आंखें देखने के लिए दी है, घूंघट के अंदर ढकने के लिए नहीं। मैं तो चला काम पर, दोनों की लड़ाई जब खत्म हो जाए तो डब्बा दुकान पर भिजवा देना। शकुंतला और बबीता की कुछ देर की नोकझोंक के बाद बबीता खाने के डब्बे के साथ दुकान पर। लीजिए आपका खाने का डिब्बा। और आप कुछ बोल नहीं सकते अपनी माँ से? क्या बोलूँगा, पुरानी घर की परंपरा है। घूंघट से कैसे दुश्मनी है बबीता तुम्हें? दुश्मनी घूंघट से नहीं, सोच से है। कभी सुनी है अपनी माँ की सोच? अरे माफ़ करो, तुम तो खाना खिलाओ और घर जाके माँ के साथ शुरू हो जाना, यहाँ नहीं प्लीज़। ठीक है, एक बात बतानी थी। एक नौकर आपकी दुकान से अक्सर चोरी करता है। हैं? तुम्हें कैसे पता? आपकी माँ की तरह नहीं हूँ मैं, घूंघट उठा के बाहर भी देखती हूँ कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो चोरी करता है? हाँ जी, और आज तो वो लाखों की चीज़ चुरा कर अपने बैग में छुपा लिया है। ठीक है, तुम घर निकलो, मैं देखता हूँ उसे। रोहित का नौकर दुकान से 3 लाख का सामान चुरा कर घर जाने वाला था। रोहित ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बबीता सच में मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा 3 लाख का नुकसान होने से बचा लिया। मैं नहीं बचाऊंगी तो और कौन बचाएगा, जो दिन भर घूंघट में रहता है? अरे मैं हैरान हूँ, तुमने आखिर पता कैसे लगाया कि वो चोरी करता है दुकान में? अरे तुम्हारी माँ की बात सुनती ना तो तुम अब तक लूट जाते। मैं तो अक्सर घूंघट उठा कर जाती थी तो उसे सामान चुराते हुए देख लेती थी। बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। सामान से ज्यादा महंगा औरत का सम्मान और उसकी इज्जत होती है। माँ, आप ना घूंघट में रहकर अपनी इज्जत और सम्मान बढ़ाओ। अरे तुझे कभी समझ में आएगा भी नहीं। मत मान मेरा कहना, मेरी तो रोज नाक कटी रहती है और कटती रहेगी। एक तरफ शर्मा जी के यहाँ घूंघट की लड़ाई का सिलसिला चलता रहा, वहीं पड़ोस के मेहता जी के यहाँ। ए सुप्रिया बहू, नाश्ता लगा दो। सुप्रिया बहू, मेरी आवाज आ रही है क्या? और ये आवाज कहाँ से आएगी? हमारे बेटे ने तो हमारे कलेजे पर इसे छोड़ दिया, ऊपर से एक टुनटुना और हाथ में दे गया। ये मम्मी जी, इसे टुनटुना नहीं मोबाइल फ़ोन कहते। आपको चलाना आता नहीं, इसलिए मेरा चलाना भी आपको बुरा लगता है। बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो अपनी सास से? दिन भर कान में ये लीड लगा कर घूमती हो, आवाज नहीं सुनती हो, और फिर बात करने का ये तरीका? देखिए पापा जी, मैं चाहे फ़ोन देखूं या कुछ भी करूं, घर का खाना पीना ये सब तो करके देती हूँ ना। ये तुझे फ़ोन चलाना है ना तो तू फ़ोन चला, मना तो किसी ने नहीं किया तेरे को। आपको ऐसा लगता है कि आप फ़ोन चलाने से मना करोगे और मैं मान जाऊंगी? ये फ़ोन हर वक्त अच्छा नहीं होता। जिस दिन तेरा नुकसान होगा ना, उस दिन हमारी बातें समझ आएगी। सुप्रिया के फ़ोन पर एक लिंक आता है जिसके ज़रिए सुप्रिया के साथ 20,000 का फ्रॉड हो जाता है। ये भगवान, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। आखिर अपनी जिद में इस लड़की ने 20,000 का नुकसान करवा दिया। शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया, अब पैसे वापस तो आएंगे नहीं। अरे मैं तो कह के थक गई हूँ कि इतना फ़ोन चलाना सही नहीं है, पर मेरी एक नहीं सुनती है। एक तरफ सुप्रिया को नुकसान के बाद भी फ़ोन चलाने की आदत नहीं गई, दूसरी तरफ खन्ना परिवार में सास, जेठानी और देवरानी की खटपट शुरू। अरे माँ जी, जेठानी जी को चोट लग गई है, खून निकल रहा है, हॉस्पिटल लेके चलना है, जल्दी चलिए ना। जरा जरा सी चोट पर हॉस्पिटल नहीं जाया करते, हल्दी लगा दो, खून अपने आप रुक जाएगा। देवरानी तुम कुछ भी लगा दो, ये सासू माँ ना किसी भी चीज़ के लिए दवाई तो दिलाने से रही। हाँ हाँ, सासू माँ क्यों बोल रही हो? सासू कसाई ही बोल दो। तुम्हें तो लगता है जैसे मैं हिटलर हूँ। बात वो नहीं है सासू माँ,
हर चीज़ पर घरेलू उपाय नहीं किए जा सकते, डॉक्टर की दवाई भी खानी चाहिए। बताओ सोनाक्षी अपनी जेठानी को कि मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। दादी बाबा के ज़माने से चलते आ रहे हैं ये घरेलू उपाय। हाँ देवरानी जी, ये जो डॉक्टर से इतनी पढ़ाई करके बैठे हैं ना, इन्हें तो अकल ही नहीं है। मैं जा रही हूँ दवाई लेने। प्रियंका घरेलू उपाय से ज़्यादा दवाई खाने लगी और दवाई की गर्माई से उसे स्किन एलर्जी हो गई। मैंने कहा था ना ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, पर मेरी सुनता कौन है। जेठानी जी, आप स्किन एलर्जी पर अगर बर्फ़ लगाएंगी और मुल्तानी मिट्टी लगाएंगी ना, तो एलर्जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रियंका, ये घरेलू नुस्खा है जो तुम्हारी देवरानी बता रही है। वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाओगी। ये दवाई की गर्मी से स्किन एलर्जी नहीं हुई है, ये तो इतने गर्मी के मौसम की वजह से हो गई है। मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी दवा भी दे दी है। मैं तो वही खाऊंगी भाई। खन्ना जी की बहू अब भी अंग्रेज़ी दवाई खा रही थी। इधर पाठक जी के घर से शोर आया। अरे ओ बहू, कहाँ रहती हो? दिन रात अपने ख्यालों में खोई हुई। घर पर और समाज पर थोड़ा ध्यान दे दिया करो। आपका ध्यान रखती हूँ, इस घर का ध्यान रखती हूँ। इतना काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? अगर तू 4 लोगों से बात कर लेगी, उनसे बोलेगी, तो वो तुझे खा नहीं जाएंगे। वो खाएं या ना खाएं, वो मेरे किसी काम तो नहीं आएंगे। देख बहू, मुसीबत के वक्त लोग ही काम आते हैं। किसी से बनाकर नहीं चलेगी ना, तो कल कोई साथ नहीं देगा। आप ही बनाकर चलो इनसे। मुसीबत के वक्त कोई साथ नहीं देता, अपना हो या पराया, बस उन्हें बातें करनी आती है। अकेले रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है और घुलने मिलने से 10 तरह की बातें पता चलती है। ना तो मैं तनाव में जा रही हूँ और ना ही आप इस घर से कहीं दूर जा रही हैं, इसलिए मुझे अकेले रहने दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। सरला एक दिन सत्संग में जाती है और गौरी के घर चोर आकर गौरी को बांधकर चोरी कर जाती हैं। बहू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुझे यहाँ ऐसे किसने बांध दिया? ये सब कैसे हुआ? मैं रसोई में काम कर रही थी। आपके जाने के बाद गेट भी नहीं लगाया था, तो 2 चोर घर में घुस गए और उन्होंने मुझे बांध दिया और कुछ गहने भी चुरा कर ले गए। और तुमने किसी को आवाज़ नहीं लगाई? लगाई थी, पर किसी ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा कि मैं मदद के लिए बुला रही हूँ। अगर तुमने सबसे बनाकर रखी होती ना, तो एक आवाज़ में सारे आ जाते। मेरे आवाज़ लगाने से देखो कितने लोग आ गए। जी, और यहाँ से जाने के बाद अब ये पूरे मोहल्ले में बस बातें फैलाएंगी, और कुछ नहीं आता इन्हें। गौरी तो सरला की बात नहीं मानती, पर हर रविवार मोहल्ले में ससुराल की पंचायत तो लगती थी, जहाँ सास और बहू एक दूसरे की शिकायत करते। सुषमा जी, मैं तो तंग आ गई अपनी बहू को समझाते समझाते। एक औरत का सम्मान और उसकी मर्यादा क्या होती है। मैं भी परेशान हो गई हूँ। ये घूंघटी बस औरत का सम्मान बढ़ाते हैं क्या? अगर घर की बहू दिन भर फ़ोन में लगी रहे, फ़ोन से नुकसान कराती रहे, तो फिर बहू होने का क्या फ़र्ज निभाया है? दिन भर का काम करना, खाना बनाना, खाना खिलाना, कपड़ा धोना, क्या उसके बाद बहू अपने मनोरंजन के लिए फ़ोन भी नहीं देख सकती हैं? बरसों से हर घर में घरेलू दवाई खाई जाती है, लगाई जाती है और सब ठीक होता है। डॉक्टर की दवाई करके खुद की ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना और सास की बात भी ना सुनना, ये कहाँ का तरीका है? देश विदेश में लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, सब घरेलू उपाय से ही सही हो जाता, तो डॉक्टर बनने की ज़रूरत क्या थी? समाज में जीने के लिए समाज के लोगों से बात करनी होती है, घुलना मिलना पड़ता है। एक कमरे में बैठकर पूरे संसार को जज नहीं कर सकते। ये समाज सिर्फ अफवाह उड़ाता है, साथ नहीं देता। चारों परिवार ने पंचायत में सास ने बहू की और बहू ने सास की शिकायत तो कर दी। मैंने आप सबकी बात सुनी और समझी। सब सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि आप सब घर जाइए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आप लोगों के बीच की दूरियां और शिकायत क्या पता खत्म हो जाए। सब सुष्मिता यानी कि पंचायत की हेड की बात मानकर घर लौट जाते हैं। चारों परिवारों का सिलसिला फिर शुरू होता है। बहू, मैं रोहित के साथ बाजार जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो और कोई भी घर आए तो घूंघट करके ही दरवाज़ा खोलना। अब फिर शुरू हो गई। आपकी ये घूंघट की सलाह मानती ना, तो आपके बेटे के 3 लाख रुपए कभी नहीं बचते। बहू, तुमने लाख रुपया बचाया, पर यह घूंघट इज्जत बचाता है। ठीक है, जाइए, आप संभाल लूंगी मैं। शकुंतला और रोहित के घर से निकलते ही दूध वाला आया। बबीता बिना घूंघट के दूध ले रही थी। भाभी जी, कितने खूबसूरत है आप, क्या हुस्न है आपका।
एक बार घर में आकर और करीब से देखूं क्या आपको? ये क्या बदतमीजी है? बरसों से घर में आते हो और इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इतनी सुंदर औरत हो तो कैसे रोका जाए खुद को? अरे शर्माइए मत, गुस्सा मत करिए, थोड़ा करीब से देखने तो दीजिए। दूध वाला इससे पहले कुछ कर पाता रोहित और शकुंतला घर पहुंच जाते हैं। रुक जा दूध वाले, तेरी तो पुलिस में मैं कंप्लेंट करता हूँ। सारी उम्र जब जेल में सड़ेगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। बहू ठीक तो हो ना तुम? कुछ किया तो नहीं ना उसने? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गई कि आप मुझे दुनिया की इस गंदी और घटिया नज़र से बचाने के लिए गुस्सा होती थी। बबीता को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था। वहीं पड़ोसी मेहता जी के घर। अरे कोई दान दे दो बाबा, इस गरीब को कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे बहू देख ले, कुछ खाने को पड़ा हो तो भिखारी को दे दे। ए सुन रही है क्या? अरे भगवान, आपकी बहू रानी कहाँ सुनती है, वो तो अपने फोन में लगी होगी। कमलेश दरवाज़ा खोलने के लिए कदम बढ़ाती है। इतने में सुप्रिया भागकर अपनी सास को रोक लेती है। ये मम्मी जी दरवाजा मत खोलिए, कुछ दिनों से इस शहर में ऐसे ही लोग भिखारी बनकर आते हैं और घर की लूटपाट करके चले जाते हैं। और तुझे कैसे पता ये सब? मम्मी जी ये मोबाइल में ना न्यूज़ भी आती है और मैं तो काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ सुनती रहती हूँ और देखती हूँ। तो मुझे और अपने ससुर जी को भी दिखा दे न्यूज़। अगले दिन मेहता परिवार के 2 घर आगे वही भिखारी वहां के घर के लोगों को मारकर घर का सारा सामान लूट कर ले गए। अरे कमलेश, गजब हो गया। 2 घर छोड़ के जो पड़ोसी थे उनके यहाँ कुछ भिखारी आए थे खाना मांगने। जैसे उस दिन हमारे यहाँ आए थे, मैंने उन्हें छत से उस घर में जाते देखा था। हाँ पता है, वो भिखारी नहीं चोर थे। उन्होंने परिवार के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहां से चोरी करके भाग निकले। ये सुप्रिया बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझसे गलती हो गई, अगर तुम ना होती ना तो आज हम जिंदा ना होते। कमलेश तो समझ चुकी थी कि फ़ोन जान भी बचा सकता है। उधर खन्ना परिवार में सोनाक्षी बीमार हो जाती है। देवरानी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। तो खुद तो इन डॉक्टरों का पीछा नहीं छोड़ती, अब अपनी देवरानी को भी उनके पीछे लगा रही है। उनका बुखार देखा है कितना तेज है। कौन से घरेलू उपाय से ये बुखार ठीक होगा? अगर इतनी फिक्र है ना तो ठंडे पानी की पट्टी कर दे, सारा बुखार उतर जाएगा। जिठानी जी माँ जी सही कह रही हैं, आप मुझे पट्टी कर दो, मैं सही हो जाऊंगी। दिन गुजरा, सोनाक्षी का बुखार अब तक नहीं उतरा। प्रियंका ने सोनाक्षी को आखिर डॉक्टर को दिखा दिया। प्रियंका जी, आपने इन्हें वक्त पे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। इन्हें तो पीलिया हो गया है। क्या मुझे पीलिया हो गया है? मुझे तो बस थोड़ा सा बुखार था। बहुत हैरानी की बात है, आपको ये भी नहीं पता कि ज़्यादा दिन बुखार रहने से वो बुखार पीलिया का रूप ले लेता है? नहीं डॉक्टर, मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं आज तक अपनी माँ जी की ही बात सुनकर घरेलू उपाय करती थी। सोनाक्षी और प्रियंका बहू, मैं समझ गई, कुछ बीमारियों के इलाज डॉक्टर से ही करवाने चाहिए। घरेलू नुस्खे सब बीमारियों का हल नहीं होते। कुछ वक्त दवाई खाने के बाद और घरेलू काढ़ा पीकर सोनाक्षी बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक तरफ दिलों की आग तो बुझ गई थी, पर दूसरी तरफ पाठक जी के घर में आग लग गई। अरे कोई है, बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ, मेरी माँ अंदर है। दूसरों के सुख दुख में तो कभी गई नहीं, अपने घर में आग लगी तो बचाओ बचाओ कह रही है। ये कोई वक्त है क्या आपस में बात करने का? मैं नहीं आई तो क्या मेरी माँ भी नहीं आई? उन्हें तो आप बचा सकते हो। हाँ, आपकी सास के कारण तो हम यहाँ खड़े हैं, वरना आप जैसे घमंडी इंसान से बातें कौन करना चाहता है? देखिए, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं कभी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती, इसलिए सबको लगता है कि मैं घमंडी हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ अपने व्यवहार के लिए। पड़ोसी अपने जान को जोखिम में डालकर सरला को बचा लेते हैं। बहू, मैं ठीक हूँ। आज तुमने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस ये एहसास हो गया कि समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी, साथ देने वाले भी और बातें करने वाले भी। हाँ बहू, ना इसमें तेरी कोई गलती है ना मेरी, ये तो वक्त का खेल है सारा। देखते देखते रविवार भी आ गया। चारों परिवार फिर एक बार ससुराल की पंचायत में पहुंचे। सुष्मिता जी की बातें तो बिल्कुल सही निकली।
आप सबका क्या कहना है? हाँ शर्मा जी, मुझे सुष्मिता जी की बात तब समझ में आई जब मेरी बहू ने मुझे और मेरे परिवार को मरने से बचाया। हाँ मेहता जी, मुझे भी एहसास हुआ कि कभी कभी बच्चे और बहू भी अपनी जगह सही होते हैं। मुझे भी एहसास हुआ कि हमारे बड़े कभी कभी हमें जो राह दिखाते हैं, जो बातें बताते हैं, वो गलत नहीं होती बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए होती है। मैंने ये एहसास किया कि कभी कभी दोनों ही सही होते हैं, अपनी अपनी जगह। जैसे ज़मीन पर अंग्रेज़ी में 6 लिखने पर कोई अपनी तरफ से उसे 9 पढ़ता है तो कोई 6, पर होते तो दोनों ही सही है। चारों परिवारों ने सुष्मिता जी के आते ही उनसे पूछा। सुष्मिता जी, हम चारों परिवारों का एक ही सवाल है आपसे। आप सास है या बहू? क्योंकि आपकी उम्र से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जी मैं सास भी हूँ और बहू भी। वो कैसे? मेरी जल्दी उम्र में शादी हो गई थी, फिर मेरा लड़का हुआ और उसकी बहू कुछ वक्त पहले ही आई है। तो क्या आप सब साथ रहते हैं? साथ भी रहते हैं और प्यार से भी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास मुझे बहुत ताने मारती थी। मेरे पति मुझे अपने साथ ले गए और सास को अकेला छोड़ दिया था मैंने। फिर साथ कैसे आए? मुझे हमेशा अफसोस रहेगा इस बात का कि मेरी सास को जब मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं थी। मैं जब प्रेग्नेंट थी मेरे पति गुजर गए और उस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। तो फिर आपने अकेले कैसे संभाला? अकेले नहीं संभाला। मेरी सास मेरे पास आई और मुझे अपने साथ ले गई। उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। पर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मुझे लगा कहीं मैं उन दोनों के बीच में ना आ जाऊं, इसलिए मैं उन दोनों को छोड़कर चली गई। हाँ, फिर वापस कैसे आई? मेरी बहू मुझे वापस लेकर गई। उसने कहा कि रिश्ते प्यार और डांट से निभाए जाते हैं, घर छोड़कर जाने से रिश्ते बिखर जाते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ता अनमोल है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। चारों परिवार सुष्मिता की बातें सुनकर रो पड़ा। अब उनको ये एहसास हो चुका था कि रिश्ते हैं तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। अपने ही अपनों के काम आते हैं। गुस्सा, प्यार, लड़ाई ये सब तो उम्र भर लगा रहेगा। परिवार एक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।